नमस्कार, हमारे मेगा इलेक्शन बुलेटिन किसमें कितना है दम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। तो 24 की बिसात के लिए छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस मिशन 11 के लिए छत्तीसगढ़ में कमर कस चुके हैं। हालांकि इस रेस में बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। उसने सूबे की सभी 11 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए, यानी कि अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सिर्फ 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब खास बात यह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने हैवीवेट नेताओं को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से जहां भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू जैसे नेता मैदान में हैं, तो बीजेपी से कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और संतोष पांडे, सरोज पांडे जैसे दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल 6 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। आज हम आपको इन सभी 6 सीटों का ग्राउंड स्थिति क्या है, सभी की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि कहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। किस रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्षत्रपों को मैदान में उतारा गया है। और अगले लगातार कुछ घंटे तक हम लगातार चर्चा करने के बाद एक एक सीट, यानी जिन 6 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है, वहां के आमने सामने की तस्वीर के साथ साथ तमाम जमीनी समीकरणों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे संवाददाता तमाम 6 सीटों से जुड़ेंगे और वहां पर मौजूद बीजेपी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे और सभी आपके सामने रखेंगे कि आज किस में कितना है दम। लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में अब तक बनती नजर आ रही है। रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल बनाम विकास उपाध्याय, दुर्ग विजय बघेल बनाम राजेंद्र साहू, महासमुंद रूप कुमार चौधरी बनाम ताम्रध्वज साहू, कोरबा सरोज पांडे बनाम ज्योत्सना महंत, राजनांदगांव संतोष पांडे बनाम भूपेश बघेल, जांजगीर कमलेश जांगड़े बनाम शिव डहरिया। लोकसभा के रण में छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। 24 के चुनावी चौसर के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जिस तरह से मोहरे बिछाए हैं, उससे ये तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इससे पहले सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली भाजपा तंज कस रही थी कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता डरे हुए हैं और इसलिए कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 6 सीटों पर एक पूर्व सीएम, 2 पूर्व मंत्री, 1 सांसद और 1 पूर्व विधायक को मैदान में उतार दिया है। हमारा लिस्ट देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी सदमे में अभी तो सिर्फ 6 लिस्ट है ना, आने वाला कल या परसों देखिए 5 लिस्ट जब आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी का फिर पूरा बोलती बंद हो जाएगा। कांग्रेस की लिस्ट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जिन्हें भी कांग्रेस ने मौका दिया है वो सब हारे हुए चेहरे हैं। साव ने प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आप देख रहे हैं ये हारे पीटे मोहरे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार की हताशा से आगे निकलकर दिग्गजों को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने मैसेज दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वॉकओवर नहीं बल्कि कड़ी चुनौती दे रही है। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी के दम पर चुनावी मैदान में डटी भाजपा किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने और सभी 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। अब प्रदेश की जनता को तय करना है किसमें कितना है दम। रायपुर से स्टार जैन के साथ इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो अब इन 6 सीटों पर छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में है। और अब फैसला जनता को करना है, जनता को यह देखना है कि किस में कितना है दम। लिहाजा आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए 6 सीटों पर क्या स्थितियां हैं, 6 सीट पर 6 रिपोर्टर के साथ में हमारी पूरी टीम तैयार है और वहां की जनता के साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की जनता अपने इन प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचती है, किन रणनीतियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मैदान में उतारा है और किन रणनीति के साथ में यहां पर कांग्रेस ने काउंटर करने की कोशिश की है। सौरभ सिंह परियार हमारे साथ में रायपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। महासमुंद सीट से क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, राजेश मिश्रा हमारे साथ में वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक
आज आपको रिपोर्टिंग करेंगे और वो ये बताएंगे कि जांजगीर चांपा में जिस तरह का मुकाबला है उसके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही है। राजनांदगांव से हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र आपको नजर आ रहे हैं और राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं अपने खास कार्यक्रम माहौल टाइट है के लिए, लेकिन वहां की जनता से बात करके वो ये भी बात करेंगे कि आज राजनांदगांव में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि किस में कितना है दम। कोरबा से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत बने हुए हैं। जितेंद्र थवाइत से हम जानेंगे कि कोरबा में किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और हमारी सहयोगी कोमल धनेसर इस वक्त दुर्ग में मौजूद हैं और दुर्ग में भी तस्वीर चुकी साफ हो चुकी है, तो यहां पर भी बात करेंगे कि किस में कितना है दम। तो चलिए शुरू करते हैं इस शो की और सबसे पहले बात करते हैं आमने सामने की क्या स्थिति बन रही है वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। सबसे पहले चलते हैं जांजगीर से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक के पास चलते हैं। अविनाश, जांजगीर में कमलेश जांगड़े का मुकाबला शिव डहरिया से होने जा रहा है। शिव डहरिया जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें चुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां से मैदान में उतारा है। अब जांजगीर इसलिए भी महत्वपूर्ण अविनाश कि जांजगीर जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, यानी 8 विधानसभा सीटें, 8 के 8 विधानसभा सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। ये एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर इतनी मुफीद स्थितियां जो हैं कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन यहां से कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है, एक महिला को मैदान में उतारा है। जनता से जरा बातचीत कीजिए कि किस तरह की वहां पर स्थिति है, किस में कितना दम नजर आ रहा है, क्या समीकरण थे अविनाश? जी बिल्कुल हितेश, आपने बिल्कुल सही कहा। जांजगीर लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो बेहद रोचक मुकाबला यहां पे होने जा रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस सीट का इतिहास देखें, पिछले 3 चुनाव में लगातार इस सीट से बीजेपी जीत हासिल करती आई है। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें, इस विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है 30 सालों के इतिहास में कि कांग्रेस ने 8 की 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा पिछले चुनाव के हिसाब से जीत के दावा कर रही है, तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसकी वजह से जीत का दावा कर रही है। लेकिन जो हार जीत तय करने वाली है वो जनता है और जनता है वो मुद्दों पर बात करेगी, स्थानीय समस्याओं को लेकर बात करेगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी युवा होने के नाते 25 साल जिला को बने हुए हो गए, लेकिन अब तक यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है और इसके बाद जो है ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि विडंबना वाली बात है कि उच्च मेडिकल शिक्षा के लिए जो युवा है वे बाहर जा रहे हैं। क्या लगता नहीं यहाँ पे शिक्षा को लेकर कोई प्रयास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या लग रहा है? जी सर, अभी तो नया मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ है, अब कब तक बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। और बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज ये सब तो बन चुका है और देखते हैं अब आगे क्या 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 होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी तो डिमांड है ना यहाँ पे? जी सर, अभी तक से तो उसका कोई घोषणा हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं कि आने वाली सरकार क्या घोषणा करती है और क्या उसका परिणाम होता है। सरकारों की बात करें, भाजपा कांग्रेस दोनों की कुछ काम किया है इन लोगों ने? सर कुछ स्तर पे काम हुआ है, कुछ स्तर पे नहीं हुआ है। जैसे सड़कें लगातार बन रही है, लेकिन पिछले सड़कें का और नवनिर्माण का जरूरत है ऐसा लगता है। मुझे ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में पलायन, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या सही है ये बात और क्या कुछ स्थितियां हैं? जी बिल्कुल सही है, और कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा हो सकता है। और कुछ क्या स्थानीय समस्याएं क्या है और लोकसभा चुनाव में क्या देखकर वोट करेंगे आप लोग? जी सर, पेट्रोल का जो प्राइस है वो पिछले 3 साल से कम नहीं हुआ है, 102 रुपये अभी भी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। हम रसोई गैस महंगा किया है, सर सस्ता किया है केंद्र ने अभी? सर तो चुनाव के पहले कर रहे हैं तो कोई मतलब भी तो नहीं है, ठीक है। पहले 1 साल लूट रहे हैं, उससे बात कम कर तो क्या मतलब का? ये वोटर बोल रहा है, मैं आपसे जवाब लेने आऊँगा कि चुनाव के समय में कीमतें कम की जा रही है, और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? यहाँ विकास को लेकर होना चाहिए, सड़कें का निर्माण अच्छी हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे दोबारा से निर्माण की जा रही है, तो इसको डेवलप करना चाहिए कि लंबी सड़कें का निर्माण हो, मजबूती सड़कें। कई ट्रेनों के स्टॉपेज की भी तो मांग आप लोग कर रहे हैं ना? जी हाँ, उसकी समस्या भी है। यहाँ नैला का ओवर ब्रिज की लंडर ब्रिज के लिए यहाँ घंटों लोगों को आने जाने में दिक्कत सामना करना पड़ता है। कई बार तो यहाँ ट्रेन लगातार आती जाती रहती है, तो उससे आने जाने में भी दिक्कत रहती है। और अंडर ब्रिज बना हुआ है, उसमें बारिश के समय वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उससे आने जाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, इस चुनाव में क्या देखकर वोट करेंगे आप? हम स्वास्थ्य को देख के वोट करेंगे, क्योंकि 25 साल हो गया जिला को बने, लेकिन स्वास्थ्य विभाग आज भी बीमार है, वहाँ सुविधा नहीं है। डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, डॉक्टरों की कमी है, बर्न यूनिट नहीं है, कई असुविधाएं हैं, सिर्फ रिफर सेंटर बन के रही है। चलिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं और क्या कहेंगे जिस तरह की समस्याओं की बात कही जा रही है। युवा तो पूरी समस्याएं गिना रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के समय में कीमतें कम होती हैं, लुभाने की कोशिश की जाती है मतदाताओं। नहीं, निश्चित रूप से उनकी जो मांग है, जो कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। चुनाव के समय
में कीमत कम की जा रही है, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, ट्रेन के टिकट अभी पैसेंजर जो 20 रुपया था खाली चुनाव है तो 10 रुपया किया गया है। और भाई साहब ने जिस बात को कहा कि मेडिकल कॉलेज की माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था मेडिकल कॉलेज, इस बार बजट में उसका प्रावधान हो गया और कल ही माननीय महामहिम राज्यपाल ने दस्तखत करके उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया था। अविनाश, इन सबसे एक बार ये सवाल जरूर करिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल इसलिए है कि एक तरफ इन्होंने शिव डहरिया के नाम का ऐलान कर दिया है, पूर्व मंत्री। इस बीच हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक एक सीटों के समीकरणों को जानेंगे। अविनाश, लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछेगा कांग्रेस के इन साथियों से कि एक तरफ ये दावेदारी कर रहे हैं कि 8 के 8 विधानसभा सीटों पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है, लेकिन दूसरी तरफ अकल तरह के इन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, ये कहते हुए कि एक हारे हुए चेहरे को एक बार फिर से मैदान में यहां पर उतार दिया गया है। बताइए, पूछिएगा इनसे, क्या ये चुनौती नहीं बनेगा? एक बड़ा सवाल कि अकल तरह के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि हारे हुए प्रत्याशी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, पार्टी से इस्तीफा देने की बात चली, क्या कहेंगे, ये किस तरह का मुद्दा है? नहीं, कहीं पे हारे वाली बात नहीं है। वो पूर्व से भी इस लोकसभा क्षेत्र से बिलाईगढ़ और पलारी के पूर्व विधायक रहे हुए हैं और सांसद के उम्मीदवार पार्टी ने सोच समझ कर दिया है, जीत उनकी सुनिश्चित है। पलायन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्या इन मुद्दों को महत्व नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सरकार में थी। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो विकास का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, निश्चित रूप से 5 साल में जब भूपेश सरकार आई है तो पूरा विकास ठप हो गए हैं। भूपेश सरकार खाली बोली भर थी, किसी प्रकार का कोई वादा पूरा नहीं किया। हम लोग जो कहते हैं वो सब करते हैं। निश्चित रूप से जो मेडिकल वाली बात जो आ रही है, मेडिकल कॉलेज वाली, छत्तीसगढ़ सरकार को स्वीकृति केंद्र सरकार देती है, लेकिन आवेदन यहाँ से जाता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उनने यहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, इस कारण से मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हो पाया था, जबकि इसको 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ से प्रस्ताव जाता तो केंद्र से निश्चित रूप से इसकी स्वीकृति मिलती। हॉस्पिटल तो लेकिन रिफर सेंटर बंद कर रहा है ना, डॉक्टरों की कमी है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ का। देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले भूपेश सरकार केवल कमीशनखोरी और जो अधिकारियों की नियुक्ति करते थे उसमें पैसा लेकर के नियुक्ति करते थे। आज के डेट में वो सारा चीज समाप्त कर दी गई है और पारदर्शिता के साथ अधिकारियों और जनता के साथ डायरेक्ट संबंध रहेगा। कोई बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे, कोई कांग्रेसी बीच में बिचौलिए नहीं बन करके आएंगे। ये तो तय है कि पलायन के साथ साथ रोजगार, मेडिकल कॉलेज से संबंधित कुछ बुनियादी समस्याएं यहां पर हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। जैसा अविनाश ने बताया कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीतती रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनौतियां रहने वाली है। बहरहाल यहां से राम अवतार तिवारी जी के पास चलते हैं। राम अवतार जी, जांजगीर लोकसभा सीट में तस्वीर साफ है, कमलेश जांगड़े के रूप में एक नए महिला चेहरे को यहां पर मैदान में उतारा है। एससी सीट है, एससी आरक्षित सीट है, नया चेहरा है, जनता के बीच में स्वीकार्यता है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी पकड़ कम नजर आती है। शिव डहरिया पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर चेहरा है, लेकिन इलाके में उनकी भी सक्रियता की सवाल हमेशा से रहे हैं। जांजगीर की इस जंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर विधानसभा जो सीट है वो कांग्रेस की ज़्यादा है, तो इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं आशान्वित ज़्यादा हैं, उत्साहित ज़्यादा हैं और सक्रियता ज़्यादा दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर बसपा का प्रभाव रहता है। वो बसपा किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, अभी तय नहीं हुआ है। तीसरी बात जो है कि इस इलाके को धान का इलाका कहा जाता है और किसान का इलाका कहा जाता है। वो किसान जो है पिछड़े वर्ग के भी हैं, सामान्य वर्ग के भी हैं, वो किस तरफ जाते हैं ये देख रहे हैं। चौथी बात जो है वो भाजपा इस सीट को चुनौती वाली सीट मानकर चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि ज़्यादातर विधायक जो कांग्रेस के हैं, सभी विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के सभी हैं, तो इसलिए जो है भाजपा विशेष रणनीति वहां पर से काम कर रही है। जांजगीर की जंग इस बार दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि भले ही शिव डहरिया वहां पर इलेक्शन अभी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन तैयारी उनकी इस लोकसभा सीट पर थी और कमलेश जांगड़े के रूप में एक नए चेहरे को, महिला चेहरे को उतारकर कम से कम बीजेपी ने भी यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, जैसा हम बात कर रहे थे। इसी तरह से इसको देखा जाए। हाँ, भाजपा ने देखिए महिला को एक उतारकर उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल लाए हैं, महिलाओं प्रतिनिधित्व दिया है, महातारी वंदन उनका विधानसभा चुनाव में सक्सेस रहा है, तो एक महिलाओं को जोड़ने के हिसाब से वो सीट में उन्होंने समीकरण
दिया है। अब आज ही वो मातारी वंदन का पैसा देने की तैयारी है, किसानों का पैसा देने की, तो एक तरह से भाजपा अपनी रणनीति में लगी हुई है। नारी शक्ति के दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार इस लोकसभा चुनाव में भी दांव खेलती नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अविनाश का बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश ने चूंकि वहां के तमाम समीकरणों से भी रूबरू कराया, जनता से भी बातचीत की और बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। सहयोगी लेकिन लगातार वहां पर बने रहेंगे और रामावतार तिवारी जी ने जिस तरह से कहा कि लगातार वहां पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में जंग बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से एक महिला चेहरे को उतारा गया। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की, जहां पर चूंकि महिलाओं का जिक्र हो रहा था, महतारी वंदन योजना के तहत राशि का अंतरण आज हो रहा है और इस सीट से दो महिलाओं के बीच में दिलचस्प जंग। हमने जांजगीर की बात की और अब बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। देखिए, कोरबा में सरोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इससे पहले दुर्ग से सांसद रह चुकी हैं और ज्योत्सना महंत जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं वो एक बार फिर से मैदान में है। तो ये कोरबा की जंग बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, चूंकि दो महिलाओं के बीच में इस बार यहां पर जंग होने जा रही है। महतारी वंदन की गूंज पर पूरे प्रदेश में चल भी रही है। ऐसे में कोरबा की जंग बड़ी दिलचस्प। और सरोज पांडे बता दें कि तेज तर्रार टेस्टिफाइड महिला नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार्यता है, लेकिन चुनौती यह है कि कोरबा से ये नहीं है तो और ये इनके लिए चुनौती बन सकता है। ज्योत्सना महंत के लिए भी कहें कि कांग्रेस की इकलौती स्वीकार्य महिला सांसद हैं इस वक्त और मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन क्षेत्र में काम न करने और निष्क्रियता के आरोप कई बार इनके ऊपर लगते भी रहे हैं। डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है, तो ये जो इलाका है कोरबा का, चरणदास महंत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। इस सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं और जब वो सांसद थे तो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर यही कई सारे समीकरण हैं, तो इसकी वजह से कोरबा की जंग बड़ी दिलचस्प हो चली। चलिए सीधे कोरबा चलते हैं। कोरबा में हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बहुत सारे समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जनता क्या सोचती है अपने दोनों प्रत्याशियों को लेकर, सीधे उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल रितेश, देखिए 2024 का चौसर और कोरबा लोकसभा की अगर हम बात करें तो कोरबा लोकसभा प्रदेश का एनर्जी इंडस्ट्री कैपिटल कहा जाता है और यहाँ पर कहें तो दो क्षत्रप इस बार चुनावी मैदान में है। दो महिला प्रत्याशी, दमदार महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और कोरबा लोकसभा का जो चुनावी इतिहास रहा है, छत्तीसगढ़ गठन के बाद 3 चुनाव यहाँ पर हुए हैं, जिसमें 2 बार यहाँ पर कांग्रेस के सांसद चुनकर आए हैं, 1 बार जरूर यहाँ पर भाजपा के सांसद चुनकर आए हैं। लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण है, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तब यहाँ समीकरण अलग थे, चुनाव में यहाँ पर समीकरण अलग है। अगर बात करें तो यहाँ पर कोरबा लोकसभा में 4 जिलों में अगर बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में 6 में अभी वर्तमान में बीजेपी है, 2 सीटों पर, 1 में गोंडवाना और 1 में कांग्रेस पार्टी है। तो सीधे क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीधे मुद्दों को लेकर कोरबा की जनता से हम बात करेंगे, कोरबा के जनप्रतिनिधियों से हम जवाब भी लेंगे। ऐसे में सीधे हम शुरू करते हैं और जनता से बात करते हैं क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी चौसर बिछी है कोरबा लोकसभा के, क्या कुछ मुद्दे हैं, 2 दिग्गज चुनावी मैदान में है। देखिए, सबसे पहले तो समस्या का पर्याय बन चुके कोरबा विधानसभा में आपका स्वागत है। मैं भाजपा के जो हमारे सम्मानित लोग खड़े उनसे पूछना चाहूँगा कि ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो क्या डबल इंजन आपस में जुड़े रहेंगे या बीच में विकास के डब्बे रहेंगे? क्योंकि कोरबा वालों ने तो यात्री रेलगाड़ियों को भूल ही चुका है। ऐसी कई समस्याएं हैं कि जिसका समाधान माननीय वर्तमान लोकसभा सदस्य ने नहीं किया और अभी जो वर्तमान में चुनाव लड़ने के लिए जो हमारी बहन आई है उनसे अपेक्षा है कि क्या हमको समस्याओं में ही रहना है या समस्याओं से निजात दिलाना है। ये माल लदान भी कोरबा से ही बहुत ज़्यादा होता है, क्या उसके तुलना में यहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे ने कुछ नहीं किया? क्या दुखदाई तो यही है कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी खाते हैं, यहाँ तो सिर्फ लात ही खा रहे हैं। सर्वाधिक राजस्व देने वाला आज रेलवे आज यहाँ की समस्याओं को बढ़ाते ही जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर में आप खड़े होकर के दे जाइए, आज शेषनाग चल रहे हैं, 3-3 गाड़ियों को जोड़ करके चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस के अंदर में प्रसव हो जा रहा है, जरूरी काम से आदमी वंचित हो जा रहे हैं। क्या यही इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भाग्य लिखा हुआ है कि आप सिर्फ दूध देते जाइए और लात खाते जाइए? आज सड़कों के ऊपर में रोज निर्दोष अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके बेदाग खूनों से आज हेडलाइन लिखी जा रही है। क्या यही आगे के लोगों की किस्मत में है? बिल्कुल, मालगाड़ियाँ चल रही है लेकिन सुविधाओं की गाड़ी जो है वो नहीं मिल रही। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल ठीक कहा है शिव अग्रवाल जी ने।
यात्री गाड़ियों को लेकर लंबे समय से यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं और लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अब तक हैं और रहे हैं वो कोई खास प्रयास नहीं करते। करुणा शुक्ला जी यहाँ पर सांसद थी तो वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गई थी यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर, लेकिन पिछले 10 साल 15 साल से हम देख रहे हैं यहाँ कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो यात्री सुविधाओं को लेकर, रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कोई बड़ा कदम उठा पाए, और इनके प्रयास पर्याप्त कभी नहीं रहे हैं। पिछले 5 साल से सांसद जी बयानबाजी करती रही हैं, यहाँ से राजस्व मंत्री रहे हैं जो बोलते हैं कि बड़े दबंग रहे हैं, जो बुरी तरह से चुनाव में हार गए हैं, लेकिन उनकी दबंगई तो पब्लिक के हित में कहीं दिखाई दी नहीं हमको। पब्लिक के हित में नहीं दिखी है, क्या लगता है? और क्या कुछ मुद्दे हैं? उन्होंने बताया रेलवे का मुद्दा, किस तरह से देखते हैं? और भी कुछ मुद्दे हैं यहाँ? प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है कोरबा के लिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से जितनी गंभीरता से इस मामले को उठाया जाना चाहिए नहीं उठाया जाता, चाहे भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों। वो जब भी सत्ता में आते हैं वो भूल जाते हैं कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कोरबा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त कराने की बातें तो खूब करी, लेकिन वही बात कि सत्ता प्राप्त करते ही वो उनको उनके दिमाग में बात नहीं आती कि वापस लौट के फिर कभी हमको उन्हीं लोगों के बीच में जाना है जिनसे हमने वादा किया था। हमारी सरोज दीदी लोकसभा की प्रत्याशी बनी है और महिलाओं के लिए तो हमारी जो सरकार है वो तो बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं और कर रही हैं और करेंगी। यहाँ अभी हमारी सरकार है और काम आप देख रहे हैं जो 5 साल में रुका हुआ काम था, चाहे जो भी आप देख रहे थे आवास को लेके हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ों को अभी मैनेज हो रहा है। अगर लोकसभा हमारे यहाँ सरोज दीदी भारी बहुमत से जीत के आएंगी। बुनियादी मुद्दों पे क्या देखती हैं महिलाएं? कोरबा कहाँ पाती हैं? क्योंकि एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, बड़े उद्योग यहाँ पर हैं, कोयला यहाँ से जाता है, अब हसदेव जैसे यहाँ पर वन क्षेत्र है, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे? जी देखिए, कोरबा एक ऊर्जाधानी है, यहाँ पर उसके अनुसार इसका यहाँ का विकास सभी यहाँ के शहरी वास मानते हैं कि नहीं हो पाया है। सरोज दीदी हमारी आदरणीय प्रत्याशी रही हैं भिलाई से, वो पहले महापौर थी, फिर विधायक थी, फिर सांसद थी। जमीनी स्तर पे शहर को विकास किस प्रकार किया जाता है ये उस भली भांति प्रत्याशी, ये पैराशूट प्रत्याशी नहीं है, जमीनी स्तर की कार्यकर्ता है। हमें सभी महिलाओं को इनसे बहुत अपेक्षा है। कोरबा लोकसभा को लेकर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल महतारी बंधन लागू हो रहा है, उसी विषय में बात कर रहे हैं। क्या महिलाओं को लेकर यहाँ पर काम हुआ है? महिलाएं देखती हैं कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर कोरबा में आपके सांसदों ने काम किया है? भाई साहब ने बताया कि रेलवे के बारे में बात किया, एक बीच में जो इंजन के रूप में ज्योतिषना महंत को यहाँ से लोगों ने चुनकर भेजा था, उन्होंने ऊपर में कोई बात नहीं रखा, न कभी भी एक बार भी कोरबा लोकसभा में आए हुए हमको जानकारी नहीं है। तो ऐसे निष्क्रिय ज्योतिषना महंत को उखाड़ फेंकर हमारी सरोज दीदी कम से कम 4 लाख से अधिक वोटों से इस बार विजयी होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से मुद्दों की वहाँ पर बात हुई है, जनता जिस तरह से मुद्दे उठा रही है, क्या लगता है? पलायन का मुद्दा यहाँ पर, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा पर आप राजधानी पर निर्भर रहते हैं, ऐसे में तमाम जो सांसद चुनकर आए हैं बिलासपुर को माफ कीजिएगा कोरबा को लेकर क्या लगता है कुछ हुआ नहीं? देखिए, कोरबा को लेके इसलिए नहीं हुआ कि सड़क से सदन तक ज्योत्सना महंत जी एकदम निष्क्रिय रही। तो राम अवतार जी, अगर कोरबा की जंग की बात करें, 2 महिलाएं मैदान में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की स्थिति ये थी कि 8 जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें से सिर्फ एक रामपुर सीट ऐसी थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास में थी और एक मरवाही से जैसी सीटें थे। अब 2023 में स्थिति पूरी तरह से पलट गई। अब सिर्फ रामपुर सीट ऐसी है जो कि कांग्रेस के पास में है, बाकी सब बीजेपी के पास में और एक गोंडवाना के पास में है। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां बनी हैं जिस तरह की, जिसका कद्दावर मंत्री का जिक्र कर रहे थे, मंत्री तक यहां से चुनाव विधानसभा में हार गए थे। इस बार की जंग को किससे देख रहे हैं कोरबा की? वहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ सरोज पांडे राष्ट्रीय स्तर की नेता बन गई हैं और उनका एक आकर्षण है। दूसरी तरफ चरणदास महंत उस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पत्नी सांसद है, फिर से दोबारा हो रहा है। तीसरा ये कि उस इलाके में प्रभाव दोनों पार्टियों का है बराबर का, इसलिए कि एक तरफ महंत जी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हर रिजल्ट जो आता है वो 50,000 के आसपास ही रहता है, ज्यादा वोटों का अंतर वहां नहीं जाता। वहां पर निर्णायक भूमिका में आदिवासी वर्ग रहता है। गोंडवाना सीटें ज्यादातर सुरक्षित सीटें वहां पर है और कोरबा से लेकर चिरमिरी तक एक लंबा पूरा पेच है, बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। बिल्कुल। तो वहां पर इस बार जो है विधानसभा के अनुसार देखेंगे तो भाजपा को ज्यादा सफलता मिली है, परंतु गोंडवाना जो है खासकर आदिवासी किस तरफ झुकाव डालते हैं ये महत्वपूर्ण है। दूसरा
ये बात सही है, हम ज़्यादातर लोगों ने बात की, वहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं खुद कोरबा कुछ दिनों पहले गया था, इतने प्रदूषण है वहाँ पर, लोगों के जीना वहाँ हराम है। और अभी उद्योग मंत्री वहीं के बन गए हैं, तो इस इलाके के लिए लोगों को जन आंदोलन के रूप में एक बड़ा क्षेत्र जो है, वहाँ पैसा भी बहुत है, वहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, फिर भी वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ है, एक बड़ी समस्या है। इसके लिए वहाँ जो नागरिक बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक बड़ा मुद्दा अगर लोकल मुद्दा रहा, वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या लोकल मुद्दा होते हैं, ये एक बड़ी बात यह है कि कोरबा में बाहर का प्रतिनिधित्व बाहर के लोग करते रहें, स्थानीय लोगों को जैसा नेतृत्व मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को नहीं मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है। इससे पहले राजस्व मंत्री उस इलाके से थे, अब उद्योग मंत्री जो है सरकार में उस इलाके से हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का प्रतिनिधित्व या विकास कोरबा का होना चाहिए वो हुआ नहीं है। लेकिन दिलचस्प जंग है, ये तय है कि 2 महिलाएं यहां से मैदान में हैं और इसके बाद जनता यहां पर किस पर भरोसा जताती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब तक हमने जांजगीर और कोरबा लोकसभा सीट पर बात की, अब बात करते हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट की। राजनांदगांव लोकसभा सीट से संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मैदान में हैं, और चूंकि इससे पहले भी ये सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, एक बार फिर से इनको मैदान में उतारा है। इनके सामने भूपेश बघेल के रूप में एक हैवीवेट चेहरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान उतारा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री, और ये राजनांदगांव से इस बार ताल ठोकते नजर आएंगे। तो बहुत दिलचस्प जंग राजनांदगांव की, और इस वक्त सीधे राजनांदगांव से हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जुड़ चुके हैं। माहौल टाइट है हमारा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास चुनावी पेशकश देख रहे हैं आप, किस पे कितना है दम। 6 सीट वो यानी छत्तीसगढ़ की 6 सीट जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से प्रत्याशी तय हो चुके हैं। तो 6 सीट पर 6 रिपोर्टर्स के जरिए वहां की जनता से हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस में कितना है दम। ब्रेक में जाने से पहले अब तक हमने जांजगीर और कोरबा लोकसभा सीट पर बात की, अब बात करते हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट की। राजनांदगांव लोकसभा सीट से संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मैदान में हैं, और चूंकि इससे पहले भी ये सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, एक बार फिर से इनको मैदान में उतारा है। इनके सामने भूपेश बघेल के रूप में एक हैवीवेट चेहरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान उतारा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री, और ये राजनांदगांव से इस बार ताल ठोकते नजर आएंगे। तो बहुत दिलचस्प जंग राजनांदगांव की, और इस वक्त सीधे राजनांदगांव से हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जुड़ चुके हैं। माहौल टाइट है हमारा, अपना खास कार्यक्रम करने के लिए वहां पहुंचे हैं, लिहाजा किस में कितना है दम में भी आज वो हमसे बात करेंगे। राहुल, जरा लोगों से बातचीत करिए। एक तरफ भूपेश बघेल, एक तरफ वर्तमान सांसद संतोष पांडे, संगठन से जुड़ा चेहरा, आरएसएस से जुड़ा चेहरा, एक तरफ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। बड़ी दिलचस्प जंग है, लोग क्या कहते हैं? राहुल, जरा बात कीजिए। बिल्कुल हितेश व्यास जी, जब मैं रायपुर से राजनांदगांव की तरफ आ रहा था, तो जैसे आपने कहा ना दर्शकों से कि बड़ी दिलचस्प जंग है, संतोष पांडे एक तरफ है और एक तरफ भूपेश बघेल। हितेश जी, मैं आपको बताऊंगा, एक कच्चे चने बेचने वाली एक महिला मुझे मिली, ललिता देवी उसका नाम है। तो मैंने भी उससे कहा कि माता जी यहाँ तो बड़ी कांटे की टक्कर है। तो मुझसे बोल रही है, काहे की कांटे की टक्कर है भाई, ये देश का चुनाव है, राम मंदिर बना है, 500 साल का लंबा इतिहास है। मैं दंग रह गया हितेश जी उनकी बात ये सुनकर। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक ई रिक्शा चालक है, डिजिटल लाइब्रेरी के पास राजनांदगांव में। ये लोग खड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप 1 घंटे तक लगातार मुझे यहाँ पे खड़ा करा के रखे थे, ये लोग बारी के अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कई लोग यहाँ से चले गए तब इतने लोग हैं। तो वो ई रिक्शा चालक मुझसे कह रहा है कि भैया, पहले भारत देश में एक देश 2 झंडा कैसे था, ये क्या नियम है भाई? तो 370 हटाया गया। ये आम जनता की राय है। तो कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं हितेश जी, बिना वक्त गवाएं। हालांकि जो मैं बता रहा था वो अपनी बात नहीं थी, जनता की ही बात थी। तो एक भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? शिव वर्मा। शिव वर्मा जी, आवाज में बहुत नरमी है आपके वर्मा जी।
ये बताइए कि यहाँ देश का मुद्दा चलेगा, स्थानीय मुद्दा चलेगा, दम किसमें कितना है? मैं तो सबसे पहले राजनंदगांव संस्कार धानी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ IBC 24 का। अच्छा, कि आपने कम से कम इस लोकसभा चुनाव के पहले कुछ जानने समझने निकले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चुनाव देश के चुनाव हैं, अच्छा, राष्ट्र के चुनाव है, इसमें देश और राष्ट्र की बात होगा। लोकल चुनाव तो जो आते समय समय चलते रहते, पर ये देश के चुनाव हैं। और देश में आज सबको मालूम है, एक बच्चे भी बोलते हैं मोदी जी। भूपेश बघेल भी तो उतर आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। वो तो ऊँट के मुंह जीरा के समान है। ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ऊँट के मुंह में जीरा कह रहे हैं भाई, ये तो कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। पूर्व मुख्यमंत्री को हल्के में ले लिए, बिल्कुल आवाज आ भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक प्राण चेहरा हैं, और जिन्होंने जो छत्तीसगढ़ के लिए जो योजनाएं काम की, आज वो पूरे भारत पे लागू होती है ना। और भूपेश बघेल जी राजनांदगांव लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के पहला नजर है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, और राजनांदगांव की जनता चुनाव लड़ेगी इस बार। अच्छा, राजनांदगांव की जनता चुनाव लड़ेगी, तो जनता क्या कह रही है भैया? एक मिनट भाई साहब, सॉरी, तो किसमें कितना दम दिखाई दे रहा है? जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपना जवाब दे दिया है भूपेश बघेल को, और इस बार भी जो मुद्दे आए हैं जवाब दे दिया है, मतलब हरा दिया। बुरी तरह हारे हैं, बुरी तरह हारे। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हारी है। जनता अब लोकसभा में लोकसभा में निश्चित रूप से चारों तरफ सिर्फ मोदी ही गूंज रहा है। मोदी चारों तरफ मोदी, बाएं इधर उधर सब तरफ मोदी गूंज रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। पूरी तरफ भाजपा ही भाजपा है। अब भूपेश बघेल खुद उतर आए हैं यहाँ से, आप कह रहे हैं कहीं दिखी नहीं रही है, तो क्या करेंगे? उनको बली का बकरा बना दिया। बली का बकरा बना दिए क्या? हितेश जी देख रहे हैं भैया, ये जनता है। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव को 3 टुकड़े में कर दिए हैं। 3 टुकड़ा कर दिए, 3 जिला बना के 3 टुकड़ा कर दिए। यहाँ से कई विभाग को रायपुर दुर्ग ले गए, उसके बाद यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। क्या सोच के चुनाव लड़ रहे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आम जनता जान रही है यहाँ से कि विभाग को यहाँ से ले गए उठा के, और राजनांदगांव जिले को 3 टुकड़े में बांट दिए। कर दे, हम विकास करेंगे ना भाई, 3 टुकड़ा इसलिए कि विकास के 5 साल खाली कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है उनके। कहीं विकास हुआ है तो बता दीजिए। आपका विकास नहीं हुआ है? कहीं नहीं, कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। हम तो बीजेपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हम। ये बात हुई है, महामंत्री महोदय जनता के नहीं, जो है हकीकत वो बता रहा हूँ। तो हकीकत दम, जो हकीकत है वो बात कर रहा हूँ मैं। 3 टुकड़ा कर दिया हितेश जी, और कह रहे 3 टुकड़ा किया, उसका जवाब लेंगे। हाँ भाई साहब, दम किसमें है ज्यादा? दम तो राष्ट्र निर्माण की जहाँ तक बात है, तो मोदी जी के अलावा कोई दिखता नहीं है। राष्ट्र निर्माण वाली बात। और यहाँ पर प्रदेश और लोकल स्तर की बात नहीं है, चुनाव पूरे राष्ट्र का है, देश का चुनाव है। अच्छा। और देश के चुनाव में आज पूरे विश्व पटल पर जो हिंदुस्तान को कल तक का परचम लहराया है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत ने जो कहते अपनी एक प्रतिबद्धता दिखाई है, एक एकता दिखाई है। चारों तरफ केवल एक ही नारा है, मोदी मोदी मोदी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चारों तरफ एक ही नारा है, मोदी मोदी और मोदी। भैया ये लोग कह रहे हैं आप कोई कार्यकर्ता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, विशुद्ध जनता है ना। मैं दिलीप खंडेलवाल, अध्यक्ष लायंस क्लब ऑफ नांदगांव। अच्छा, लायंस क्लब के हैं, मतलब लोगों को पुरस्कृत करते रहते हैं। आपका भाई साहब शुभ नाम क्या है? अजय तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए दम किसमें है यहाँ पे राजनांदगांव में? ये तो कह रहे हैं राष्ट्र का मुद्दा चलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो पहले अपने शहर की बात करूंगा कि जो शहर, क्योंकि शहर का विकास हमारे लिए कितना है, कितना है, किस पार्टी शहर का विकास हुआ है। लेकिन मैं अपने विचारों से ये चाहता हूँ, मैं जिस बात को जो मैं मनन करता हूँ, चिंतन, शहर के विकास और कई क्षेत्रों में जरूरत है, भी आवश्यकता है। लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे पर ही चुनाव होगा। राष्ट्रीय मुद्दे क्या है? अगर आप हमारे स्टूडियो से हितेश जी पूछें, वहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी भी बैठे हुए हैं, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय मुद्दा आप बताइए। राष्ट्रीय मुद्दा मतलब राष्ट्र केंद्र की जो योजनाएं हैं, वो अपने राज्य, अपने शहरों पर उसका कितना अमल हुआ है। अच्छा। या उस पर शहर कितना विकास कर पाया, अपने राज्य और अपने शहर पर अमल उसका कितना हुआ है। भाई साहब आप बोल चुके हैं, दोबारा मौका मिले। बहुत लोग भाई साहब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश ठाकुर है। ठाकुर जी, हाँ। किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। बड़ी अच्छी बात है, अगर होते तब भी कोई बात नहीं, पर मैं बता थोड़ी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अपनी बात इन शब्दों में कहूंगा कि कहनी चाहिए बात मगर बताई ना गई, शब्द को दर्द की पोशाक पहनाई ना गई, फिर खत्म हुई कांग्रेस तेरी कहानी ऐसी कि तुझसे कहते ना बनी, हमसे सुनाई ना गई। क्या बात है। आप हालांकि किसी पार्टी को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा बड़ा बढ़िया है।
जबरदस्त। यही बात है कि आज तालियां एक बार इनके लिए बजा दीजिए भाई, बड़ा अच्छा बोला इन्होंने। अब पार्टी के लिए बोला उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने लिखा बड़ा अच्छा है, बोला बड़ा अच्छा है। तो ये बताइए कि यहाँ पे तो भूपेश बघेल आ गए चुनाव में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला दिलचस्प हो गया है, कांटे का हो गया। क्या कांटे का है? कांटे का टक्कर नहीं है, बल्कि दिलचस्प जरूर है। अच्छा। इसलिए कि एक सिटिंग सांसद और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बीच में जो मुकाबला है, वो देखने वाले, समझने वाले और राजनीति के छात्रों के लिए अध्ययन का बड़ा अच्छा मामला रहेगा। हाँ। और निश्चित तौर पे मुद्दा क्या चलेगा? मुद्दा यही चलेगा कि आज मोदी की गारंटी पूरे देश में चल रही है, तो मोदी की गारंटी से राजनांदगांव भी अछूता नहीं है। और निश्चित तौर पे हम सब मिलकर फिर से एक बार मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। ये कह रहे हैं हितेश जी, फिर से मिलकर मोदी के हाथ मजबूत करेंगे तीसरी बार। जनता है भाई, जनता जो कहे वही सही, खाता न भाई, एक कहावत है, खाता न भाई, जनता जो कहे वही सबसे सही। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र देवांगन है। हाँ, देवांगन लोग बहुत हैं क्या भाई? जहाँ देखो देवांगन लोग मिल जाते हैं। संख्या ज्यादा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत तो है। बात क्या है, मोदी की आवश्यकता देश की जनता को और भी चीजों की आवश्यकता होती है। मोदी की आवश्यकता है? मोदी की आवश्यकता ही नहीं है, सबसे आवश्यकता है रोजगार की आवश्यकता है। अच्छा, रोजगार, नौकरी, एमएसपी की गारंटी की आवश्यकता है। ये कुछ और बोल रहे हैं भाई साहब। की आवश्यकता है। देश की संपत्ति जो बेचा जा रहा है उसको बचाने की आवश्यकता है कि नहीं? देश को आगे तरक्की ले जाने की आवश्यकता है। अच्छा। और वो बोले कि है ना, जुमलों का नहीं है ये देश सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी देश सर्वोपरि है। अब ये लोग बात करते हैं देश की, जिन्होंने आरएसएस वालों ने 55 साल तक तिरंगा झंडा अपने कार्यालय में नहीं लहराया है। आज देशभक्ति की बात करते हैं। ठीक है। और सुनिए ना, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात की है। भगवान, आप सबको जवाब देने बैठ गए भाई। जनता है क्या मतलब? नहीं, सुनिए, जनता ना, भगवान कृष्ण को भी एक दाना सुदामा जी के लिए थे, उनके बर्तन से उनका भी पेय हो गया है ना। तो देश की जनता और कुछ चाहती है, देश की जनता विकास चाहती है। देश की जनता मोदी नहीं, रोटी चाहिए। अगर मोदी तो रोटी मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल रोटी मिल रही है। रोटी मिल रही है? बिल्कुल रोटी मिल रही है। रोटी मिल रही है। रोटी मिल रही है, बिल्कुल रोटी मिल रही है। ये बताइए, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है राजनांदगांव में, इसमें कौन कौन से मुद्दा हावी रहेगा और किसमें दम है कितना? सबसे पहले तो ये कहिए कि राजनांदगांव के लिए भूपेश बघेल जी ने किया क्या है? क्या किया है? 5 साल के मुख्यमंत्री के पद पे रहे, राजनांदगांव से केवल और केवल सौतेला व्यवहार किया है। सौतेला व्यवहार, पॉइंट टू बी नोटेड। कैसे? अरे रुक जाइए भाई, राहुल आपके पास क्या आ रहे हैं? पूछ देंगे क्या? बोलने दीजिए ना महाराज, बोलने दीजिए। राहुल आपके पास आ रहे हैं। बड़े दिलचस्प अंदाज में हमारे सहयोगी राहुल जिस तरीके से अपना लोकप्रिय कार्यक्रम माहौल टाइट है करते हैं, उसी तरह से उसी अंदाज में यहाँ पर जनता से बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि राजनांदगांव में किसमें कितना है दम। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया राहुल के इस संवाद के दौरान आई है। रामावतार तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम राजनांदगांव की जमीनी स्थितियों के बारे में बात करें, राजनीतिक तौर पर 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 में से भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ 3 है। उसमें से एक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह है, एक डिप्टी सीएम है जिनके पास कवर्धा की सीट है विजय शर्मा, और एक है पंडरिया सीट। बाकी तमाम सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी है। तो एक पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, एक पूर्व सीएम का यह विधानसभा क्षेत्र रहा है। ऐसे में इस दिलचस्प जंग को आप किस तरह से देख रहे हैं राजनांदगांव की? देखिए, दिलचस्प मुकाबला वाला क्षेत्र है। एक तरफ कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं भूपेश बघेल जी, दूसरे तरफ भाजपा के प्रभावशाली और विचारधारा से ओत स्रोत संघ से जुड़े संतोष पांडे हैं, सरल और सौम्य। तो ये सीट 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला ये कि कांग्रेस को वहाँ सीट ज़्यादा है, इसलिए भाजपा के लिए चुनौती मानी जा रही है। दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग अलग वोटिंग परसेंटेज होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तीसरा ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का और वर्तमान डिप्टी सीएम विजय शर्मा, दोनों की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। जिस अनुसार से उन्होंने चुनाव में भारी मतों से दोनों जीते हैं, क्या अगर उसी तरह से जीत पाएंगे, जीत दिला पाएंगे संतोष पांडे को? संगठन वहां सक्रिय है, संगठन की सिफारिश में दी गई है। वहां जाति समीकरण चलेंगे क्या? वहां पर आदिवासी सीट ज्यादा है, उन आदिवासियों का रुख कैसे रहेगा? दूसरी बात, पिछड़ा वर्ग में साहू जो हैं और कुर्मी, जो कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में खासकर कुर्मी ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या भूमिका रहती है, वहाँ पर क्या समीकरण बनते हैं?
उसके जैसे उन्होंने कहा 3 नांदगांव को 3 जिलों में बांट दिया गया। तो दूसरा खैरागढ़ जिला बना है। खैरागढ़ में जिलों में लोधी बहुल इलाके में वहाँ क्या भूमिका रहती है, वहाँ पर क्या सीट की स्थिति रहती है। आदिवासी इलाका जो लगे हुए हैं नांदगांव से, उन इलाकों में तो तीनों क्षेत्रों में लगातार कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं। वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे कि लोकल मुद्दे रहेंगे कि स्थानीय रहेगा कि बाहर का रहेगा। प्रतिष्ठा का चुनाव है राजनांदगांव, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, चूंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम इस वक्त वर्तमान में, उनकी प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। 2009 के बाद में लगातार जो 3 चुनाव हुए हैं, 9, 14 और 19, तीनों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद अब इस चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अब रुख करते हैं दुर्ग लोकसभा सीट का, और दुर्ग लोकसभा सीट की जंग बड़ी दिलचस्प है, चूंकि यहां से विजय बघेल मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान सांसद भी हैं और एक बार फिर से विजय बघेल को मैदान में उतारने का फैसला पार्टी ने लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा गया है। राजेंद्र साहू समाज से आते हैं और ओबीसी का एक प्रमुख चेहरा के रूप में यहां पर साहू समाज को साधने की कोशिश जाहिर तौर पर की गई है। लेकिन दुर्ग सीट जो है उसकी तमाम समीकरण भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन समीकरणों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी कोमल धनेसर इस वक्त दुर्ग लोकसभा में वहां की जनता के साथ में मौजूद हैं, पहले उनके पास चलते हैं, फिर इस सीट की डिटेल समीकरण भी आपके सामने रखेंगे। कोमल, जरा लोगों से बातचीत कीजिए कि एक तरफ विजय बघेल की चुनौती एक बार फिर से, और उनके सामने राजेंद्र साहू को इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, किस पे कितना है दम, जरा लोगों से बातचीत कीजिए। बिल्कुल, किसमें कितना है दम, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। पीछे खड़ी है जनता जनार्दन, जिसके वोट से चुने जाते हैं सांसद, विधायक और सरकार बनती है। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं जनता की ओर, क्योंकि जनता का क्या मूड है वो बताने के लिए जनता से बात करना जरूरी है। मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव में, चूंकि बीजेपी से सांसद विजय बघेल दोबारा प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं, कांग्रेस से राजेंद्र साहू को यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ पे अलग अलग मुद्दे हैं। पहले मैं हंसा में दूंगी, मैम क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा में क्या होना चाहिए मुद्दा? मुझे लगता है जैसे भिलाई की पहचान एजुकेशन हब के रूप में है, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भिलाई में आनी चाहिए। और दूसरा, आजकल प्राइवेट एग्जाम्स हर कोई, मतलब जिसने 12th पास किया वो भी प्राइवेट एग्जाम दे सकता है, तो इसमें रोक लगनी चाहिए, तभी कॉलेजों में बच्चे आएंगे और वो सीख पाएंगे कुछ। बिल्कुल, मैम ने सीखने की बात कही, हम पहले मुद्दे जानते हैं। हमारे साथ में आंगनबाड़ी से भी काफी आप लोगों ने संघर्ष भी चलता रहता, आप लोग क्या मुद्दा रखना चाहते हैं? हाँ, मैं यही मुद्दा रखना चाहती हूँ पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में कि 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ी का स्थापना हुआ था और लगभग 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई विभागों में प्रमोशन होता है, लेकिन हमारा एक ऐसा विभाग है जो हम लोग को प्रमोशन नहीं देता। हम शासन से यही चाहते हैं इस लोकसभा की बात करें, लोकसभा में किस तरीके से हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीकरण एक ही सूत्र में दिया जाए। बिल्कुल, मितानिन संघ से भी हैं आप लोग भी काफी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग मितानिन संघ से हैं और मितानिन कार्यक्रम 2000 से स्टार्ट हुआ है। तो हमारी 2 ही मांगे हैं कि एक तो है हमको NRHM में मतलब स्थान दिया जाए, जोड़ लिया जाए, और दूसरा मांग है कि मोदी द्वारा घोषणा किया गया था अभी के चुनाव में, तो मतलब 50% प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के लिए मतलब करते हैं। और 50% प्रोत्साहन राशि की बात, ये तो खैर आंगनबाड़ी शिक्षा और उसकी बात हुई, मितानिनों की बात हुई, लेकिन जब मुद्दे हैं, चेहरा है जो प्रत्याशियों का, हम पहले कांग्रेस की ओर जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपके कांग्रेस के 8 विधानसभा आपके पास थी, 1 भाजपा के पास थी, उसके बावजूद भी भाजपा से प्रत्याशी जीते थे, वो भी बड़ी लंबे वोटों से। तो इस बार क्या तैयारी, क्या लगता है राजेंद्र साहू जी का चेहरा कितना चलेगा? देखिए, राजेंद्र साहू जी एक युवा चेहरा हैं और बहुत अच्छे कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, युवाओं को पार्टी ने जो अवसर दिया है, निसंदेह जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करके और साथ ही साथ आने वाले समय में विजयश्री हासिल करेंगे। तो क्या विजय बघेल जी को क्या कमजोर मान रहे हैं? देखिए, विजय बघेल जी के बारे में मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझूंगा, वर्तमान में सांसद है, परंतु उनका पूरे क्षेत्र में कहीं भी पकड़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरे क्षेत्र में, पूरे 9 विधानसभा में कभी रूबरू होने का अवसर उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल, एक बड़ी बात कह दी अरुण जी ने कि विजय बघेल जी लगातार सक्रिय नहीं है। केशव बंसोड़ जी सभापति है रिसाली से, क्या लगता है पिछली बार तो कांग्रेस के इतने विधायक थे फिर भी वो जीते थे, सक्रिय हैं तभी जीते होंगे? इस बार परिवर्तन संभव है।
परिवर्तन संभव है। भाजपा के पास जाते हैं, भाजपा से महेश जी है, जिलाध्यक्ष है, क्या लगता है क्या चलेगा लोकसभा मुद्दा? इस बार विजय 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 बघेल की आंधी चलने वाली है और मोदी जी की आंधी चलने वाली है और कांग्रेस की सुपड़ा साफ हो जाएगी। कांग्रेस का जो दो मंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस जिले से जिला बदल करके दूसरे जिले में भगा दिया गया है, ये समझ में आता है कि कांग्रेस यहाँ से खत्म है। बिल्कुल बड़ा आरोप है, दूसरे जिलों में मूव कर चुके हैं ताम्रध्वज साहू महासमुंद और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जा चुके हैं राजनांदगांव सीट में। क्या कहना चाहेंगे? एक आरोप लगा रहे कि यहाँ से डर के भागे हैं। आरोप तो खैर लगा सकते हैं, उसका अधिकार है आरोप लगाना। आप देख रहे हैं मोदी जी अपने क्षेत्र से लड़ते हैं। बड़ी बात कहती, मोदी जी के अपने क्षेत्र से लड़ते हैं तो क्षेत्र कहीं भी लड़ा जा सकता है। हमारा छत्तीसगढ़ का अभी बड़ा चेहरा नहीं, वास्तव में नेता भूपेश बघेल जी हैं। आज भूपेश बघेल जी जिस क्षेत्र में जहां से लड़ रहे हैं, वहां की जनता, वहां की कार्यकर्ता आतुर हैं कि भूपेश बघेल को जिताने के लिए हमारा नेता है। कोमल, जो वहां की जनता है, उन जनता से सीधा ये सवाल पूछिए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से आप सवाल कर ही रही है लगातार कि किसमें कितना है दम। आम जनता है, आपने मितानिन जो बहनें उनसे भी बातचीत की, तमाम हम, तो उनसे जरा पूछिए कि कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर सीधे सीधे सवाल करिए कि किसमें कितना है दम, सीधा सवाल। और भाई साहब आप क्या कहेंगे? जिस तरह हम आज तक देखते आ रहे हैं, भारत इतना मजबूत पहले कभी नहीं था जितना आज हुआ है। पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में इस बार पूरी 11 की 11 सीटें बीजेपी को जा सकती। बिल्कुल, पब्लिक कह रही है 11 सीटें भाजपा के पास आएगी। आप क्या कहेंगे? आप लोग भी कभी काफी अभी हड़ताल में बैठी थी, क्या कहेंगे कौन आएगा? मैम इस बारे में तो हम कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मतलब यही है कि जो चुना जाएगा दमदार होगा तभी चुना जाएगा। आप लोग मिलकर चुनेंगे तो क्या लग रहा है कि आपको केंद्र में जो सरकार बैठी उससे कितना फायदा मिल रहा है आपको? क्या दोबारा रिपीट होगी तो वो? अब केंद्र में मैम घोषणा तो की है, लेकिन लागू हो जाए उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि क्या मतलब रियल में होने वाला है। बिल्कुल लागू होनी चाहिए जो घोषणा है। तो आप कोमल, कुल मिलाकर जिस तरह से वहां पर आम जनता से भी कोमल ने बातचीत की, तो ये तो तय है कि वोटर समझदार है, और इसलिए समझदार है क्योंकि वोटर ने, हमारे सहयोगी ने उनसे पूछने की कोशिश की कि दोनों प्रत्याशी में किसमें कितना है दम, लेकिन वहां पर वोटर ने नहीं बताया। बोले ये हमारा अधिकार है, हम किसको वोट देंगे तय करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जांच परख करेंगे। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन दुर्ग की ये दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। इस बीच हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने समझेंगे। वरुण, हम बात कर रहे हैं इस वक्त दुर्ग लोकसभा सीट की, तो वरुण जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दुर्ग लोकसभा में अगर विधानसभा वार अगर स्थितियों को देखें तो 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 9 में से 8 सीटों पर कांग्रेस थी, और वर्तमान स्थिति में स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। इन 9 में से 7 पर बीजेपी है और सिर्फ 2 पर कांग्रेस है, जिसमें से एक पाटन भी है। अब यहां से राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा है, साहू बाहुल सीट है, और यहां से कुर्मी इस वक्त सांसद हैं, और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से विजय बघेल मैदान में है। दुर्ग की इस दंगल को कैसे, समीकरणों को समझें? देखिए, दुर्ग में एक बात बहुत साफ है कि दुर्ग में विधानसभा के पैमाने पर अगर कसते हैं तो बीजेपी वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर प्रत्याशी के पैमाने पर कसने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि कैसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जो छत्तीसगढ़ में जो 9 लोग जीते थे भाजपा के, और 2 आप कांग्रेस की भी मान लीजिए, 11 लोगों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले व्यक्ति हैं विजय बघेल। एक तीसरा ये है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2023 में यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे प्रदेश की पुरानी सरकार में, भूपेश बघेल, उनको सीधे चुनौती दी, चुनौती नहीं दी थी बल्कि परसेप्शन लेवल पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया था पाटन विधानसभा में, इस तरह की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कि बहुत ही क्लोज फाइट नजर आने लग गई थी। बहुत सारी एजेंसियां भी गच्चा खा गई थी। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए भारतीय जनता पार्टी के, जिसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अपर हैंड उसमें दिख रहा है। लेकिन चूंकि जैसे आपने कहा तेज जी कि साहू डोमिनेटिंग एरिया है, वो साहू डोमिनेटिंग एरिया है और किसान डोमिनेटिंग एरिया है, तो वहां से राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने दिया एक बहुत ही ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन होते हैं उसके आधार पर। ये भूल गए वहां पर ये टिकट घोषणा करते समय कि जातियां निश्चित ही चलती, लेकिन दुर्ग एक ऐसी लोकसभा है जहां पर करीब 6.5 लाख वोटर अर्बन है, भिलाई और दुर्ग शहर मिलाकर के। जहां अर्बन वोटर होता है, हम ट्रेंड देखिए 2014 से लेकर के अभी तक के 10 साल के 39 चुनाव अगर हम देखते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि ऑलमोस्ट जहां भी अर्बन सीट्स है, अर्बन एरिया है,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार्टिंग है, काउंटिंग स्टार्ट है, वो 40% प्लस से होता है। यानी कि अगर 6.5 लाख वोटर शहरी वोटर हैं इस इलाके में, शहरी मतलब कोर शहरी, सिर्फ कस्बा ही नहीं, कोर शहरी, महानगरीय वोटर जिनको कहते हैं, जहां जातियां नहीं चलती, जहां पर और दूसरे मुद्दे नहीं चलते, जहां डेवलपमेंट चलता है, जहां परसेप्शन चलता है, जहां राष्ट्रवादी मुद्दे चलते हैं, जहां प्रदेश की उन्नति प्रगति के लिए किए जाने वाले सिलेक्शंस चलते हैं। तो वैसी स्थिति में देखते हैं, अगर इसका 40% मान लेते हैं तो ये मानिए कि वहां से 2 लाख प्लस पे तो काउंटिंग शुरू होगी। तो ये समझने की बात यहां पर हितेश जी नजर आए। समीकरण साफ तौर पर इशारा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह सीट कतई आसान नहीं रहने वाली है। चुनौतियां बड़ी जबरदस्त हैं। शहरी वोटर्स का दबदबा यहां पर देखने को मिलता है। जातिगत समीकरण जाहिर तौर पर काम करते हैं, लेकिन ये तमाम चीजों को मिलाकर चुनौतियां रहेंगी। लेकिन यह तय है कि दुर्ग की जो दंगल है वो इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब हम रुख करेंगे रायपुर लोकसभा क्षेत्र का। रायपुर लोकसभा का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है और यहां से भी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। पहले आमने सामने आपको दिखाते हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर चेहरे बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। लगातार 8 बार के विधायक हैं और अलग अलग सरकारों में छत्तीसगढ़ में अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मंत्री के रूप में निभा चुके हैं। वर्तमान सरकार में भी सबसे वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इस बार इनको नई जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। तो सामने विकास उपाध्याय युवा चेहरे हैं और इससे पहले संसदीय सचिव भी रह चुके हैं जब भूपेश बघेल की सरकार थी। एआईसीसी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। तो इस वक्त सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी रायपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तो सौरभ, जरा बातचीत कीजिएगा। एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल जैसा कद्दावर अनुभवी चेहरा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से एक युवा चेहरा विकास उपाध्याय, किसमें कितना है दम? बातचीत कीजिए जरा। बिल्कुल देखिए हितेश, मैं अभी मरीन ड्राइव में हूँ और रायपुर लोकसभा को लेकर यहाँ पर जो है हम आमजन से जुड़े हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। आप देखिए कि बीजेपी की ओर से जो है लक्ष्मी वर्मा जी हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे साथ जो रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व विधायक हमारे साथ जो नवीन मार्कंडे जी, और इधर मेरे लेफ्ट में देखिए आप जो है जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद जो है छाया वर्मा जी हैं, हमारे यहाँ सुबोध हरिद्वाल जी हैं, पीसीसी महामंत्री हमारे सुरेंद्र वर्मा जी हैं, शिव ठाकुर जी प्रवक्ता, धनंजय ठाकुर जी प्रवक्ता, कन्हैया अग्रवाल जी जो 2018 में जो आज बीजेपी के कैंडिडेट है बृजमोहन अग्रवाल, उनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर और जो सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए टिकट भी मांग रहे थे। तो सबसे पहले मैं जो है ये बता दूं कि रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो है 9 विधानसभा है, जहां पर वर्तमान में केवल एक में जो है जो कांग्रेस है, बाकी 8 में जो है बीजेपी है। इससे पहले कि ये जो स्थिति 2018 में उलट थी, लगभग 25 लाख से ज्यादा मतदाता है और पिछले समय जो है जब सुनील सोनी थे तब वो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार ये भी है कि अब जो है इस सीट में सीधा मुकाबला बृजमोहन अग्रवाल जो है 7 बार के जो विधायक रह चुके हैं, और इसी तरीके से विकास उपाध्याय जो दूसरी बार जो चुनाव लड़ रहे थे विधायक का, लेकिन हार गए थे। और इस बार आप देखिए, मैं सीधे सवाल जो है सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से करता हूं। रायपुर उत्तर के विधायक हैं पुरंदर मिश्रा जी, सबसे पहले सवाल यही है कि आप लोगों ने अपना सांसद जो था उनको टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या काम नहीं करा पाए इसलिए टिकट नहीं दिया कि लगा कि ये बेहतर होगा? बृजमोहन अग्रवाल जी, देखिए, हमारे बड़े नेताओं का निर्णय रहता है किसको लड़ाना है, किसको जिताना है, वो उनका निर्णय था। जिसको आदेश करते हैं वो चुनाव लड़ता है। तो इस समय बृजमोहन जी को आदेश हुआ है, वो लड़ रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं। तो मुझे आप ये बताइए, जनता के बीच जाएंगे आप तो लोग अगर पूछते हैं कि भाई आपका पुराना सांसद ने क्या काम किया है, इस बार हम आपको क्यों वोट दें, तो क्या बताएंगे आप? पूरा सूची है जितने काम कर रहे हैं, और सांसद काम नहीं कर रहा था, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। देखिए, 1 महीना से हम लोग को फुर्सत भी है। अच्छा, महतारी बंधन बांटना है, किसानों को पैसा देना है, उनका गारंटी 7 गारंटी को पूरा कर दिए 2.5 महीने के अंदर। और क्या चाहिए? सब खुश हैं, खुशहाल हैं, सब दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, एकदम मस्त है।
देखिए रायपुर उत्तर के विधायक है, ये कुछ इसी अंदाज में जो अपनी बात कहते हैं। मैं लक्ष्मी वर्मा जी से बात करता हूं। मैडम, आप जो इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और रायपुर लोकसभा से आपका भी नाम चल रहा था। आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी इस बार यहां से जीत पाएगी? हालांकि जो लगातार पिछले 3 दशक से मैं सीधे तौर पर कहूं, रमेश बैस 7 बार सांसद रहे, उसके बाद जो है सुनील सोनी को जो है ये टिकट मिली थी और इस बार टिकट कट भी गई उनकी। देखिए, रायपुर जो लोकसभा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा से वातावरण रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, देखिए आज प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद में जिस प्रकार से आम जन के लिए योजना बनाए हैं और उससे वोट प्रतिशत हमारा लगातार इस लोकसभा में भी बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आम जनता जो है मोदी जी के कामों से खुश है और आम जनजीवन जो चाहती है। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो वृहत स्तर में और एक बड़ा राशि देकर गरीबों के लिए आवास योजना बनाया जा रहा था, लेकिन पिछले आप कह रही कि आम जनता, तो आम जनता इससे ही सवाल करते हैं। यहाँ पर अभी मरीन ड्राइव में आप हैं सर, मोदी की गारंटी पे बीजेपी कह रही है कि मोदी की गारंटी पे हम काम कर रहे हैं। क्या काम आपको संतुष्ट है कि और कुछ होना चाहिए? बिल्कुल संतुष्ट है सर। क्या कहेंगे मोदी की गारंटी को लेकर? मोदी गारंटी, उन्होंने काम अच्छा किया है। हम लोग बीजेपी वाले हैं, शुरू से ही बीजेपी वाले हैं। आप तो आम जनता कह रहे थे, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता। अच्छा सपोर्टर है। देखिए दरअसल ये मैं यहाँ पर एक अपने बुलाया इनको, तो ये दरअसल वोट देने वाले हैं, ये समर्थक के साथ साथ जो है। बातचीत करेंगे गिरीश दुबे जी से जो जिला अध्यक्ष है अभी कांग्रेस के। सर, इस बार क्या कुछ रहेगा खास कि आप लोग जीत पाएंगे? पिछले 2.5 दशक से तो आप लोग जीत ही नहीं पा रहे। ये भी चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया में कि कांग्रेस को तो, बीजेपी को तो वॉकओवर मिल गया है पहले से ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा शुरू से भ्रम फैलाती है, उसके बाद चुनाव लड़ने जाती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा कहाँ है? मोदी जी पार्टी है कि भाजपा पार्टी है? उसका नाम बदलकर भाजपा का मोदी कर देना चाहिए। अगर मोदी की गारंटी है, पार्टी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते लोग? भाजपा, हम तो कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता जो है वो कांग्रेस के नेता हैं। आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं, भाजपा की गारंटी की बात, परिवारवाद की ओर ले जाना चाह रहे हैं। दरअसल ये लोकसभा चुनाव को ये बताना चाहता हूँ कि परिवारवाद कहीं कोई विषय और मुद्दा नहीं है। क्या भाजपा में परिवार के लोग नहीं हैं और वहाँ परिवारवाद नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल भ्रम फैलाना, 10 वर्षों से केवल गांधी परिवार को गाली देने का काम करना अगर भाजपा का काम है, केवल अनर्गल बातें करना उनका काम है, अपने 10 वर्षों के कामों का ब्यौरा देना चाहिए। ठीक है। मेरे साथ जो है पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी है। मैडम, आप जो है इससे पहले संसद में आप जाती रही, कई मुद्दों को उठाती रही, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व तो रायपुर लोकसभा से नहीं पहुंचा है, तो इस बार क्या लगता है कि पहुंच जाएंगे? विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी युवा है, जिला अध्यक्ष था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी पकड़ है। निश्चित रूप से इस बार तख्ता पलटेगा। इस बार हमारा प्रत्याशी कांग्रेस से रायपुर लोकसभा हम जीतेंगे। उस जीतने का कारण मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अभी बोल रही है अमृत काल चल रहा है। कहाँ पे अमृत काल चल रहा है? विष उगलने का काम चल रहा है। महिलाओं के साथ पूरी तरह से ठगी किया गया। महतारी वंदन योजना चुनाव के समय आप फॉर्म भराए, वो फॉर्म फेंक दिए, कहाँ किए पता नहीं, फिर अभी फार्म भरवा रहे हैं, फिर तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, और अगर देना ही है तो 3 महीने का एक साथ दे, 3,000 एक साथ दे। और महिला आरक्षण, जब लोकसभा का चुनाव आया तो पार्लियामेंट में पास किए महिला आरक्षण करेंगे करके, लेकिन उसमें भी किंतु परंतु लगा दिए। हमारी कांग्रेस की शिल्पकार सोनिया गांधी पहले महिला आरक्षण राजीव जी पंचायती राज में लाए। मैं ले लेता हूँ, हमारे साथ जो है पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं। ये मैडम कह रही कि अमृतकाल नहीं विषकाल चल रहा है, क्या हो रहा है? सही बोल रही है? देखिए, हम तो अमृतकाल के नाते जनता को राहत देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके काम करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारे नेता भी मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी की नीतियां भी वही है कि हम लोगों को अमृतकाल के नाते उनको हर चीज़ अच्छा दें, उनकी जो जीवन स्तर को उठाए। लेकिन यही दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस को हमेशा जो है अच्छा काम गलत लगा है
और इसी को ये अमृत काल को ये विष काल इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको हमेशा गला जो अच्छे चीज़ है वो भाता ही नहीं है, गलत ही होता है, ये मानते हैं उन लोग। लेकिन हम लोग अपने दिशा पर, अपने रास्ते पर हम लोग अच्छा चल रहे हैं, सेवा करेंगे। कन्हैया अग्रवाल जी से पूछते हैं, कारण कि कन्हैया अग्रवाल 2018 में जो आज बृजमोहन अग्रवाल जी हैं रायपुर दक्षिण से विधायक, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे। बृजमोहन अग्रवाल को अब पराजय बताया जा रहा है, आप भी जो है एक सीधे कहूँ तो भुक्तभोगी हैं, अर्थात हार गए, तो अब क्या कहेंगे? देखिए, हार और जीत अलग अलग विषय है, लेकिन अपराजय जैसी कोई बात नहीं होती। चुनाव में इंदिरा जी भी हारी हैं, अटल जी भी चुनाव हारे हैं और तमाम बड़े दिग्गज लोग चुनाव हारे हैं। तो ये चुनाव हारना या जीतना इस बात का संकेत नहीं कि वो आजीवन चुनाव जीतते रहेंगे। जहाँ तक लोकसभा की बात है, इस लोकसभा में तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तीर से दो शिकार हुआ है। एक बृजमोहन जी को निपटाने का प्रयास हुआ है, दूसरा सुनील सोनी जी को निपटाने का काम। ऐसा लग रहा है। और उसके बाद जो है बेमन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेमन से चुनाव लड़ने वाले हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ युवा शक्ति पूरी ताकत लगा करके विकास के साथ खड़ी है, तो नतीजे क्या होंगे स्पष्ट है। ठीक है, एक जनता से बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को आपने सुना, आपकी क्या समस्या है या रायपुर लोकसभा में क्या होना चाहिए जिसको लेकर आप कहना चाहेंगे? सर क्या ना, जो जैसे घर दे रहे बोल रहे, ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग, जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जैसे हम जाते तो तुम्हारे महिला नहीं है तो तुमको राशन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। महिला नहीं है तो ये नहीं, यार हमारा घर खुद का नहीं है, ठीक है ना, हम किराया से तो 10-15 साल 20 साल से रह रहे हैं, ठीक है ना, हमारा कुछ बना नहीं है। न्याय सेंटर के अंदर पढ़ाई की है, ठीक है सर। मैं किसी भी नेता का जाता हूँ ना तो बाहर से मतलब घुमा दिया जाता सर। अगर आप नेता बने हो सर, विधायक या मंत्री बने, ठीक है ना, आपका इतना पोजीशन नहीं है सर कि गरीब को घर दे सके सर, बताइए। मैं कितना आवास आपको नहीं मिला, ये तो कह रहे हैं 18 लाख आवास दिए हैं, आपको क्यों नहीं मिल पाया? बहुत से नेता के पास गया मैं, नेता के पास गए वही बताइए। किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते सर, नेता होते सर, ठीक, हम जनता है सर, हमारा काम वोट देना, ठीक है ना। अब नेता होता, हम लोग किससे जाते हैं मदद मांगने घर ना, हम लोग किराए पे महीने से आप रह रहे हैं यहाँ पे? सर 20 साल हो गए सर, किराए पे रहते हैं सर। सीधा सवाल जो है बीजेपी से सर, आपसे है सर, क्योंकि आप रायपुर उत्तर के विधायक हैं, वो भी संभवतः यही के मतदाता हैं। 20 साल हो गया सर, बेचारे को घर नहीं मिला और आप लोग कह रहे हैं कि हम 18 लाख आवास दे रहे हैं, पीएम आवास। अभी तुरंत दे देंगे, तुरंत दे देंगे। 18 लाख आवास हमने घोषणा किया है। पिछले समय आवास का पैसा दिए हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने, किस मद में खर्चा कर दिया हमको पता नहीं है। और दूसरा बात, अभी आप इनका नाम लीजिए, क्या नाम है भाई आपका, कहाँ पे रहते हैं? सड्डू में था सर। ठीक है, आप ही का एरिया आएगा? सड्डू मेरा एरिया नहीं है, मोतीलाल। ठीक है, तो आप ही के एरिया है, मोतीलाल के बदले मैं बोलता हूँ, ठीक है, वो कागज लाएगा तुरंत उसको मकान। ठीक है, तो ये एक समाधान ऐसा होना चाहिए, ऐसा विधायक। चुनाव का समय है और आम जनता की समस्याएं जो हैं इस वक्त राजनेताओं के लिए सर आंखों पर रहती है। देखिए लाइव के दौरान भी एक ऐसे ही मतदाता है और उनका तुरंत हाथों हाथ यहाँ पर समाधान होता, कम से कम जवान फिर तो नजर आ रहा है। बहरहाल चलिए आप बने रहिए हम साथ, यहाँ पे वरुण जी बने हुए, उनसे बात करते हैं। वरुण जी, हम अभी दिलचस्प चर्चा सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे, सभी अपने तरफ से दावे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकतों को अगर देखते हुए, समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगर रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच में यहां पर जंग। एक तरफ लंबा अनुभव रखने वाले लगातार 8 बार के विधायक, एक बार के विधायक और उसके बाद इस बार विधानसभा चुनाव हारे हुए एक युवा नेता दूसरी तरफ सामने है, और तमाम अलग अलग समीकरण भी सामने हैं विधानसभा वार जो स्थितियां उन सबको देखते हुए। इस बार किस तरह से देख रहे हैं रायपुर की सीट को? देखिए, रायपुर पारंपरिक रूप से अगर हम देखते हैं तो 89 में रमेश बैस, अगर 89 से उठाते हैं तो रमेश बैस विधायक बनते हैं। एक चुनाव सिर्फ कांग्रेस के पास जाता है 91 के, जब श्यामाचरण शुक्ल यहाँ से लड़ते हैं। इसके बाद ये सीट कभी भी अगर हम इस पूरे 35 ईयर्स के पूरे टाइम पीरियड को देखते हैं तो ये सीट कभी भी कांग्रेस के खाते में नहीं गई। एक बात। दूसरी बात, ये सीट कभी भी रमेश बैस 1,25,000 से नीचे नहीं जीते हैं, इसको ऊपर ही जीते हैं। दूसरी चीज, 2019 के चुनाव में सुनील सोनी वो शख्स थे जो छत्तीसगढ़ के 11 सांसद जीते थे, उनमें सेकंड लार्जेस्ट जो है मार्जिन के साथ, यानी 3,48,000 वोटों के साथ सुनील सोनी ने यहाँ पर जीत दर्ज कराई थी। कब? जबकि उसकी 9 विधानसभाएं जो आती हैं उनमें से ज्यादातर
बृजमोहन अग्रवाल जी की सीट छोड़ दें और भाटापारा को छोड़ दें, हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2 सीटें सिर्फ छोड़ दें तो 7 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब उलट स्थिति है, तो अब आप देखिए सिर्फ 1 सीट भाटापारा कांग्रेस के पास है, बाकी की 8 सीटें बीजेपी के पास है। तो इस पैमाने पर भी, प्रत्याशी के पैमाने पर भी, और विकास उपाध्याय युवा हैं, उत्साही हैं, उत्सवी हैं और उनके साथ एक टीम है। विधायक रह चुके हैं 5 साल, लेकिन वो उस सीट से विधायक रहे हैं जिस सीट पर डेवलपमेंट बहुत रिक्वायर्ड होता है और वो डेवलपमेंट पिछले 15, 14, 16 में बहुत ज्यादा किया गया था। पिछले 5 साल में वहां पर कोई बहुत डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। तो इसलिए उनके पास टेस्टिमोनियल्स बहुत कम है, बृजमोहन अग्रवाल के पास टेस्टिमोनियल्स बहुत ज्यादा है। ये इसमें बेसिक सा डिफरेंस हितेश जी समझ में आता है। इन सब के बीच वरुण जी, लेकिन भीतर खाने की कई सारी खबरें और भी हैं कि राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई और नेताओं की दावेदारी भी थी। कई सारी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्र की सियासत में भेजने के लिए ये टिकट दिया गया है, या तमाम और भी कई सारी चीजें थी। बृजमोहन खुद यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ये तमाम इस तरह की बातें भी थीं। अब इन सब से इतर अब आगे निकलकर बीजेपी ने मोहर लगा दी है बृजमोहन के चेहरे के ऊपर। ये सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल रखा जाना चाहिए। इसके 2 मैसेज बहुत साफ साफ हैं। पहला मैसेज तो ये है कि प्रदेश में नए लोग ही भारतीय जनता पार्टी हैं। जो शासन करेंगे या जो संगठन चलाएंगे वो नए लोग होंगे। किरण सिंह देव पूरा करियर आप उठा के देख लीजिए, 15 साल, 10 साल, 12 साल का करियर है। मुख्यमंत्री जी का आप देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री 2 बनाए हैं, दोनों नए हैं। मंत्री उठा लीजिए आप, सिर्फ 2 लोग आपको पुरानी सरकार के दिखाई देते, बाकी पूरे फ्रेश हैं। तो अब बृजमोहन जी भी अगर जीत जाते हैं तो वो भी यहाँ से चले जाएंगे। तो आप ये मान लीजिए एक तीसरे मंत्री ये थे जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं, बाकी पूरी फ्रेश कर दी। एक संदेश तो इसका ये है। दूसरा संदेश ये है, ये मोदी है और ये बीजेपी है, कई बार सरप्राइज देती है। अभी तक ये परंपरा रही है कि यहाँ से ट्राइब ही केंद्र में कैबिनेट बनते रहे, एमओएस बनते रहे हैं। चरणदास महंत जी कांग्रेस की यूपीए में रहे, वो एक अलग एग्जांपल था, लेकिन बीजेपी से जनरली ऐसा रहा है कि मंत्री या तो बनाया नहीं गया, बनाया गया है, ट्राइब बनाया गया। इस बार वो भ्रम भी तोड़ सकते हैं मोदी जी, हो सकता है 2 लोग ले जाए, बृजमोहन अग्रवाल जी और एक और ले जाए, कोई अनरिजर्व भी ले जाए। सारे भ्रम तोड़ सकते हैं, सारे परसेप्शंस तोड़ सकते हैं। तो इसलिए इस सीट को लेकर बहुत अधिक इस तरह से भी देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव जब होता है तो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर और जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं उनकी अपनी जमीनी मेहनत के आधार पर नतीजे तय होते हैं। भले ही आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन विकास उपाध्याय की चुनौती को भी कमजोर यहां पर नहीं आंका जा सकता। तक हम 5 लोकसभा सीटों पर बात कर चुके हैं और अब एक जो महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है वो है महासमुंद सीट। और महासमुंद सीट पर जो पहले प्रत्याशी दोनों आमने सामने है वो तस्वीर आपके सामने रखें। रूप कुमारी चौधरी को यहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, अघरिया समाज से आती हैं। और यह भी बड़ा दिलचस्प इस बार देखने को होगा कि साहू समाज से इतर एक प्रत्याशी यहां से बीजेपी ने उतारा है, तो दूसरी तरफ ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो इससे पहले दुर्ग से सांसद रह चुके हैं और दुर्ग से ही दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन इनको महासमुंद से उतारने का फैसला लिया गया। महासमुंद में भी साहू समाज का अच्छा दबदबा देखने को मिलता है, तो यहां की जंग भी दिलचस्प होगी। लेकिन किस तरह की जनता वहां पर क्या सोचती है अपने प्रत्याशियों को लेकर, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा सीधे इस वक्त महासमुंद से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, बताइए क्या कह रही है वहां की जनता, जरा सीधा उनसे बातचीत कीजिए। अभी हम खड़े हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय महासमुंद में। अगर महासमुंद की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा के रिजल्ट की बात करें तो 8 विधानसभा में से 4 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 4 में कांग्रेस के विधायक हैं। मतलब मामला बराबरी का है। अगर हम बात करें कि राजधानी के सबसे करीब का अगर कोई विधानसभा है तो ये है, लोकसभा है तो है महासमुंद लोकसभा है। मगर समस्याओं की बात करें तो राजधानी की तुलना में जितना सहूलियत यहाँ पर होना चाहिए उतनी सहूलियत यहाँ पे नहीं है। पूर्व विधायक हैं विमल चोपड़ा जी, ये द्वारिकाधीश जी हैं जो खल्लारी के विधायक हैं, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, और ये चुनाव संचालन समिति के सदस्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, और इनके साथ साथ कुछ इनके समर्थक भी हैं, कुछ महासमुंद की आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। अगर महासमुंद की समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी नजर आती है? महासमुंद जो जिला है ना, ये उड़ीसा का कालाहांडी जिला है। ना यहाँ उद्योग है, ना यहाँ पर कोई सिंचाई का साधन है। चलिए हम सीधा बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं विमल चोपड़ा जी से। आपने सुना कि उनका कहना है कि जो सिंचाई की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, आपके भी सरकार रही और जो भी जनप्रतिनिधि रहे उतना सीरियस इस मामले को नहीं लिए, क्या कहना है?
देखिए, जिन लोगों ने 70 साल इस देश पे राज किया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे राज किया, वो ये आरोप लगाए तो उनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जब जब शासन आया है, चाहे जनता पार्टी का शासन रहा हो 77 में, सड़क से लेकर सिंचाई तक और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंचाई के लिए बहुत गंभीरता से काम किया है और सिकासेर से जो पानी आना चाहिए उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार रही उसने कुछ नहीं किया। द्वारका जी भी हमारे बीच उपस्थित है, उनसे भी बात करेंगे, मगर और भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक आम नागरिक से के बारे में बात करें, महासमुंद के एक आम नागरिक के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? सिंचाई की तो बात कर ली, उसके अलावा और क्या समस्या है? अपने यातायात की जो समस्या उठाई थी उसी में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। आज 10 साल हो गए, महासमुंद के स्टेशन की सुविधाओं में विकास जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बुजुर्ग यात्री, दिव्यांग यात्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए, क्या संतुष्ट है उससे आप? युवा और स्टूडेंट होने के नाते मैं ये सबसे बड़ी समस्या समझता हूँ कि किसी भी विकसित देश के निर्माण के लिए इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। और 2000 से जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से लेके आज तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक रायपुर में स्थित है, एक बिलासपुर में और एक जगदलपुर में, और वो भी काफ़ी लिमिटेड सीट और लिमिटेड ब्रांच के साथ स्थित है। चलिए, आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि शिक्षा की बात कर लिए, रेलवे की बात कर लिए, सिंचाई की बात कर लिए, इसके अलावा और क्या है? स्वास्थ्य की, सबसे बड़ी स्वास्थ्य की, जो सबसे हमारी प्राथमिक चीज़ें जो सरकार करती है, स्वास्थ्य करती है, सफाई करती है। स्वास्थ्य क्या किया? हमारे माननीय पूर्व विधायक विमल भैया यहाँ खड़े हुए हैं। जब भी सरकारी अस्पताल में उनके शासन में बीजेपी शासन कुछ होता था वो दौड़ के चले जाते थे। दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। विमल जी से हमने बात कर लिया, द्वारकाधीश जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपने सुना कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सिंचाई के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता से काम किया है। जब रमन सिंह की सरकार थी तो पानी लाने का प्रयास किया सिकासेर से, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो इनका सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस उसने ध्यान नहीं दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सिंचाई पर ध्यान दे रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, ये सर्वथा अनुचित है। सिकासेर की बांध की बात है तो 15 साल भारतीय। चलिए, तो राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त महासमुंद मौजूद हैं और वहां पर सीधे लोगों से लाइव बातचीत कर रहे हैं। कई तरह की समस्याएं महासमुंद के लोग यहां पर इस वक्त बता रहे हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने, एक शख्स ने कहा कि ये उड़ीसा का काला हांडी है, यानी कि विकास की चीजें यहां पर हुई नहीं है। बहरहाल वरुण जी, जाना चाहेंगे आपसे, विधानसभा वार स्थिति देखिए कि 4 कांग्रेस के पास में है, 4 बीजेपी के पास में है। 99 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस लोकसभा सीट से किसी साहू को इस बार मैदान में बीजेपी ने नहीं उतारा है। रूप कुमारी चौधरी के रूप में एक अघरिया समाज से प्रत्याशी उतारा है, जबकि ये साहू बाहुल इलाका है। ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने यहां से उतार दिया है। महासमुंद की जंग को कैसे देखें? देखिए, भाजपा के मामले में अगर बात करते हैं तो बीजेपी हर बार एक नया फार्मूला सेट करती है, चाहे वो 14 का चुनाव हो, 19 का हो या आप 24 का चुनाव हो। तो ये फार्मूला यहाँ पर एक जो साहू वाला, जो साहू बाहुल्य वाला जो एक परसेप्शन है 1999 से लेकर के 2019 तक, यहाँ से साहू कैंडिडेट ही लड़ते और जीतते रहे हैं। बीच में अजीत जोगी 2009 में यहाँ से आए थे और आपको याद हो वो चुनाव बड़ा रोचक हो गया था, जिसमें गैरह चंदूलाल नाम के लोग उतार दिए गए थे। तो ये कह सकते हैं कि इस बार ये फार्मूला यहाँ इन्होंने जो है डाइल्यूट करने की बीजेपी ने कोशिश की है। कांग्रेस ने पारंपरिक रूप से ताम्रध्वज साहू को भेजा। ताम्रध्वज साहू मजबूत व्यक्ति हैं, मुकाबला कड़ा होगा, ये सीट भी इतनी तो मुकाबला कड़ा होगा ये तय है, क्योंकि विधानसभा वार स्थिति भी यही इशारा करती है कि 4 सीटें कांग्रेस के पास, 4 बीजेपी के पास। बहरहाल इस वक्त 6 सीटों पर 6 संवाददाताओं की पूरी टीम के साथ में हमने जानने समझने की कोशिश की कि जो प्रत्याशी दोनों तरफ से मैदान में हो उसमें किस में कितना है दम। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।